बेटियों के साथ किराए पर रहते थे। वे दोनों अपना घर चलाने के लिए बांस से बनी टोकरी, हाथ का पंखा और हाथ से बनाए हुए अन्य सामान बाजार में ले जाकर बेचते थे। उनकी बड़ी बेटी चेतना 12 और छोटी नव्या 9 साल की थी। एक दिन अन्नू बोली, बरसात का मौसम है, आज तो कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा। तो महेश ने कहा, हाँ अनु, सोच रहा था कि इस बार बिक्री अच्छी हो जाए तो मकान मालिक का किराया समय पर दे दूं। पता नहीं अपने सिर पर अपनी छत कब मुयस्सर होगी। पता नहीं कब होगी। वैसे भी अब बांस से बने सामान की बिक्री कम होने लगी है। अरे ये क्या, बहुत तेज तूफान आने वाला है, जल्दी सामान समेटो। सामान समेटते ही तेज बारिश होने लगी। वे दोनों अपने घर की तरफ को लौट रहे थे। आज उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि मौत रास्ते में उनका इंतजार कर रही है। तभी अनु का पैर आंधी में टूटे हुए एक बिजली के तार पर पड़ा। उसकी जोर से चीख निकली। क्या हुआ अनु? महेश ने जैसे ही अनु को अपनी तरफ खींचा तो उसे भी बिजली ने पकड़ लिया। रात भर वो वहीं बारिश में मरे पड़े रहे। रात भर बच्चियां अपने मम्मी पापा का इंतजार करते रोती रहीं, लेकिन रात में उन्हें ढूंढने वाला कोई नहीं था। सुबह उन दोनों की लाशों को घर लाया गया। बच्चियों की अपने माँ बाप को मरा हुआ देखकर चीख निकल गई। चेतना रोते हुए बोली, पापा, मम्मी, ये क्या हो गया आपको? आप हमें अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? अब कैसे रहेंगे हम आपके बिना? नव्या भी रो रही थी और कह रही थी, दीदी, अब क्या मम्मी पापा कभी नहीं आएंगे? उनके पास आई हुई उनकी बुआ सुमन ने कहा, चुप हो जाओ मेरी बच्चियों, अब वो कभी नहीं आएंगे। 1 महीना गुजर गया। आखिर मकान मालिक भी कब तक चुप बैठता। एक दिन उसने आकर सुमन से कहा, देखो भैया, कहने में तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अब आप मेरा कमरा खाली कर दो। वैसे भी पिछले 2 महीने का किराया बाकी है, मेरा भी नुकसान हो रहा है, जरा समझा करो यार। चलो लड़कियों, मैं तुम्हें अपने घर ही ले जाती हूँ। सुमन लड़कियों को अपने साथ अपने गांव ले तो गई, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे वो बोझ लगने लगी। एक दिन चेतना ने बुआ को फूफा जी से बात करते हुए सुना। बुआ कह रही थी, क्या करूं, साथ नहीं लाती तो लोग कहते कि बुआ के होते हुए बच्चे सड़क पर ठोकरें खा रहे हैं। फूफा जी गुस्से में बोल रहे थे, अरे तो भगा क्यों नहीं देती इन्हें? हमने क्या जिंदगी भर का ठेका ले रखा है? लड़कियां हैं, लड़के होते तो कुछ कमा कर तो देते। अब कैसे भगाऊं? अरे जंगल में छोड़ा, रास्ता भटक कर खुद इधर उधर चली जाएंगी, या खाने में कुछ मिलाकर खिला दे। अरे कम से कम छाती पर से ये बला तो टले। चेतना सुनकर रो पड़ी। नव्या ने उससे पूछा, क्या हुआ दीदी, आप क्यों रो रही हो? तो चेतना बोली, चल नव्या, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, जल्दी चल। लेकिन हम कहाँ जाएंगे दीदी? कहीं भी जाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे। उन दोनों ने अपने कुछ कपड़े उठाए और वहां से बिना कुछ कहे निकल आईं। वो गांव से बहुत दूर निकल आई थी। पता नहीं कौन सी जगह थी। चारों तरफ जंगल और पहाड़ नजर आ रहे थे। नव्या बोली, दीदी, अब और नहीं चला जाता, भूख लगी है। तो चेतना ने कहा, यहाँ कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा नव्या, रात होने से पहले कोई ठिकाना मिल जाए तो अच्छा है। थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक छोटी सी बहती हुई नदी दिखाई पड़ी। वहां पर गन्ने के खेत भी थे। चेतना बोली, रुक नव्या, आ पहले थोड़ा पानी पीते हैं, फिर तुझे गन्ना तोड़कर खिलाऊंगी। नव्या ने कहा, दीदी, ये तो बहुत अजीब गन्ने हैं, मैंने इतने लंबे गन्ने कभी नहीं देखे। रुक जरा, मैं तोड़कर देखती हूँ। तू सही कह रही है नव्या, ये गन्ने नहीं बांस हैं, जिनसे मम्मी पापा बेचने के लिए सामान बनाते थे। दीदी, थोड़ा बहुत आप भी तो बना लेती थी, आप भी कुछ बनाकर बेचना शुरू कर दो तो हमारे खाने और रहने का इंतजाम हो जाएगा। कह तो तू सही रही है नव्या, चल
पहले कुछ खाने का इंतजाम कर लूं, फिर सोचती हूँ। तभी वहां से एक चरवाहा अपने मवेशियों को लेकर गुजर रहा था। चेतना ने उससे पूछा, अंकल, शहर कितनी दूर है? तो चरवाहे ने कहा, अरे बस थोड़ी ही दूर है। तुम्हें कहाँ जाना है और तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? रास्ता भटक गए थे अंकल। क्या कुछ खाने को मिलेगा? बहुत भूख लगी है। अरे ये जंगल है, यहाँ क्या खाओगे? अच्छा घर कहाँ है तुम्हारा? चेतना रोने लगी और बोली, हमारा कोई घर नहीं है, हम अनाथ हैं। चरवाहे को उन पर दया आई और उसने कहा, बेटा मैं रोज इस जंगल में सुबह को आता हूँ, इसलिए अपना खाना बांध कर लाता हूँ और शाम को चला जाता हूँ। आज मैंने खाया नहीं है। हो गई रात में तुम कहाँ जाओगी? मैं तो खुद बेघर हूँ, तुम्हें अपने साथ भी नहीं ले जा सकता। अंकल, क्या आप मुझे ये अपना हंसिया दे सकते हैं? कल जब आप यहाँ आओगे तो मैं लौटा दूंगी। चरवाहा उन्हें खाना और हंसिया देकर अपने मवेशियों को लेकर चला गया। दोनों बहनों ने खाना खाया और नदी से पानी पीकर एक पेड़ के नीचे लेट गईं। बहुत थक जाने के कारण उन्हें नींद आ गई। जब उनकी आंखें खुली तो चारों तरफ चिड़ियों का शोर था। चेतना बोली, नव्या उठ, सुबह हो गई है, हमें अपने रहने का इंतजाम भी करना है। चेतना और नव्या ने बांस काटे और उनसे नदी के किनारे एक सुंदर सा घर बनाया। दीदी, ये हमारा प्यारा सा घर है, अब हम इसी में रहेंगे। देखो ना, नदी किनारे कितना सुंदर लग रहा है। हाँ नव्या, यहाँ हम किसी पर बोझ नहीं होंगे और ना ही कोई हमें मारने की सोचेगा। अब हम यहीं रहकर बांस के सामान बनाएंगे और बेचेंगे। चेतना देखती थी जब उसकी माँ बांस के पंखे और टोकरी बनाती थी। उसे याद आने लगा कि वह कैसे बनाया करती थी। चेतना ने सोचा, क्यों ना मैं कुछ अलग बनाकर देखूं। उसने बहुत सुंदर फूलदान और टोकरी बनाई। चरवाहा रोज यहाँ आता था तो कुछ समय उनके पास भी बैठ जाता था। एक दिन चरवाहे ने कहा, बेटी क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? अंकल, आप रोज अपना खाना जबरदस्ती हम दोनों को खिला देते हैं, ये क्या कम है? अच्छा ये देखिए, ये फूलदान कैसा लग रहा है? बहुत ही सुंदर है बेटी, यकीन ही नहीं होता कि ये बांस से बना है। इन्हें अगर तुम गांव शहर में जाकर बेचोगी तो तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। चेतना और नव्या फूलदान बनाकर बेचने लगी। फूलदान ले लो, बांस का हाथ से बना फूलदान। एक औरत बोली, वाह कितना खूबसूरत फूलदान है, हमने ऐसा फूलदान आज तक नहीं देखा। बड़ी गजब की कलाकारी है तुम्हारे हाथों में। लाओ मुझे 2 फूलदान दे दो। और ये पंखे टोकरी कैसे दिए हैं? 20 रुपए का पंखा है और 40 की टोकरी, दोनों के 50 दूंगी। हाँ ठीक है, ले लो। इसी तरह चेतना का सामान बिकने लगा, जिससे उनके खाने पीने का खर्चा बहुत अच्छे से चल जाता था। एक दिन चेतना अपने बांस के घर में बैठी कुछ सोच रही थी। नव्या बोली, क्या सोच रही हो दीदी? अब तो हम खूब पैसे कमा लेते हैं, फिर किस चिंता में बैठी हो? नव्या, मैं सोच रही हूँ कि हमें बांस की खेती करनी चाहिए और अपने जैसे और सुंदर सुंदर घर बनाने चाहिए। लेकिन किस लिए दीदी? हमारे पास तो बांस का घर है ना। देखो ना, यहाँ कितना खूबसूरत नज़ारा है। नदी है, पेड़ हैं, पहाड़ हैं, हरे भरे खेत हैं। इन नज़ारों को देखने लोग दूर दूर से आते हैं। हम उन घरों को किराए पर देंगे, उनसे हमें किराया भी मिलेगा, हमारी आमदनी दुगनी हो जाएगी। अरे वाह दीदी, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। चेतना ने चरवाहे और नव्या की मदद से वहां छोटे छोटे कई खूबसूरत बांस के घर बनाए, जिन्हें वो पर्यटकों को किराए पर देने लगी। अब उनके पास बहुत पैसा था। एक दिन नव्या बोली, दीदी अब हमें बांस के घर में रहने की क्या जरूरत, अब तो हमें शहर में पक्का घर ले लेना चाहिए। तो चेतना ने कहा, नहीं पगली, पक्के घर तो सबके होते हैं, लेकिन हमने अपने संघर्ष से ये घर बनाया है,
इसके जैसा सुकून कहीं नहीं मिलेगा। और फिर वो दोनों अनाथ बेटियां अपने उसी बांस के घर में प्यार से रहने लगीं। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। सारा शहर अंधेरे और सन्नाटे की आगोश में था। शहर का अनाथालय अंधेरे में डूबा हुआ था। वहाँ का चौकीदार भी नींद में ऊँघ रहा था। अनाथालय में एक साया धीरे धीरे बाहर के गेट की ओर बढ़ रहा था। गेट पर पहुंचकर वो साया गेट पर चढ़ गया और दूसरी तरफ कूद पड़ा। उसके कूदने की आवाज से चौकीदार हड़बड़ाकर उठा और चिल्लाया, कौन है? कौन है? उस साये ने कोई जवाब नहीं दिया और सड़क की तरफ दौड़ लगा दी। चौकीदार समझ गया कि अनाथालय का कोई लड़का भागने की कोशिश कर रहा है। वो जोर जोर से सीटी बजाने लगा। सीटी की आवाज से अनाथालय के दूसरे लोग भी जाग गए, मगर तब तक वो लड़का काफी दूर निकल चुका था। उस भागने वाले लड़के का नाम सचिन था। उसकी उम्र 12 साल थी। भागते भागते वो रेलवे स्टेशन पहुंच गया। वहां दिल्ली जाने वाली ट्रेन रुकी हुई थी। लड़का उसी ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन में सब लोग सोए हुए थे। केवल एक अधेड़ उम्र का आदमी जगा हुआ था। क्यों बे छोकरे, घर से भागा है क्या? नहीं, घर से नहीं, अनाथालय से भागा हूँ। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई जो इतनी रात को भाग आया है, हैं? क्योंकि वो अनाथालय नहीं, कसाई खाना था। वहाँ दिन भर हमसे जानवरों की तरह काम करवाया जाता था। छोटी छोटी गलतियों पर बेंच से पीटा जाता था। कभी कभी तो दिन भर हमें खाना भी नहीं दिया जाता था और मार पड़ती थी सो अलग। ओह, तो अब क्या सोचा है? कहाँ जाएगा, क्या करेगा? जहाँ रास्ते ले जाएं। इस तरह सचिन और वो आदमी बातें करते रहे और ट्रेन अपनी मंजिल की ओर बढ़ती गई। सुबह ट्रेन दिल्ली पहुंच गई। चल भाई, अपना स्टेशन तो आ गया, हम चलते हैं, तू अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया, मगर सचिन स्टेशन पर ही रुक गया। दिल्ली तो पहुंच गया, अब यहाँ क्या करूँ? तभी उसकी नजर कुछ और लड़कों पर पड़ी। उनकी उम्र भी सचिन जितनी ही थी। वो सब स्टेशन पर बिखरी प्लास्टिक की बोतलों को जमा कर रहे थे। मैं भी इन बोतलों को जमा करके बेचूंगा। उस दिन से सचिन स्टेशन पर ही रहने लगा। वो दिन भर खाली बोतलें जमा करता और शाम को उन्हें बेचकर वहीं स्टेशन पर ही सो जाता। एक रात स्टेशन लगभग खाली था। वहाँ इक्का दुक्का लोग ही थे। सचिन भी सोने की तैयारी कर रहा था। तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। सचिन उठा और इधर उधर देखने लगा। कुछ दूरी पर उसे एक 5 साल की लड़की बेंच पर बैठी रोती नजर आई। सचिन उठकर उसके पास गया। कौन हो तुम और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? बच्ची कुछ न बोली, सिर्फ रोती रही। रात भर सचिन ने उस बच्ची के माँ बाप को ढूंढा। उसने स्टेशन पर एक एक आदमी से पूछा, मगर उसके हाथ कुछ न लगा। यहाँ तक कि सुबह होने को आई। अंत में सचिन उस स्टेशन मास्टर के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। अरे, ऐसे बच्चे यहाँ कई बार मिले हैं। इन्हीं के माँ बाप इन्हें यहाँ छोड़ जाते हैं। कमबख्त बच्चे तो पैदा कर लेते हैं मगर पाल नहीं सकते, तो यहाँ छोड़कर चले जाते हैं और हमारी मुसीबत बढ़ाते हैं। मैं पुलिस को फोन कर देता हूँ, वही आकर इस बच्ची को अनाथालय में भर्ती करवा देगी। अनाथालय का नाम सुनते ही सचिन भीतर तक कांप गया। उसे अपने अनाथालय के दिन याद आ गए। अगर मैंने इस बच्ची को यहाँ छोड़ा तो ये लोग इसे अनाथालय में छोड़ आएंगे और वहाँ न जाने इस मासूम के साथ कैसा सलूक होगा। नहीं, मैं इस बच्ची को यहाँ नहीं छोड़ूंगा। इतना सोचकर सचिन उस बच्ची को लेकर चुपके से वहाँ से निकल गया। सुबह के 10 बज गए थे। सचिन चला जा रहा था। तभी बच्ची ने कहा, भूख लगी है। सचिन ने अपनी जेब टटोली। कुल 20 ही रुपए थे। बच्ची को लिए वो एक कुलचे वाले के पास गया और उस बच्ची को 1 प्लेट कुलचा दिलवाया। बच्ची कुलचा खाते हुए सचिन से बोली, भैया तुम भी खाओ, तुमको भी भूख लगी होगी ना, लो मैं तुमको खिलाती हूँ। इतना कहकर बच्ची सचिन को खिलाने लगी। सचिन की आंखों में आंसू आ गए। इतने प्यार और अपनेपन से आज पहली बार किसी ने उसे बुलाया था। बच्ची के मुंह से अपने लिए भैया शब्द सुनकर उसके दिल को बहुत सुकून मिला था। अब चाहे जो हो जाए, आज से ये मेरी बहन है। इसकी खुशी के लिए मैं हर काम करूंगा। खुद को मेहनत की भट्टी में झोंक दूंगा, मगर अपनी बहन को कोई दुख नहीं आने दूंगा। खाने के बाद सचिन अपने और अपनी बहन के सर छुपाने की जगह ढूंढने लगा। जल्दी ही उसे एक झुग्गी मिल गई। मकान मालिक दयालु था। उसने अगले महीने पैसे लेने की बात मान ली। सचिन अपनी बहन के साथ वहाँ रहने लगा। रहने का इंतजाम तो हो गया, अब मुझे कोई काम ढूंढना होगा ताकि मैं अपनी बहन का दाखिला किसी अच्छे से स्कूल में करा पाऊँ। अपनी बहन को मैं खूब पढ़ाऊंगा। इतना सोचकर काम की तलाश में निकल पड़ा। महज 12 साल का होने के कारण उसे कोई काम नहीं दे रहा था। दिन भर भटकने के बाद वो एक छोटे से होटल में गया। उस होटल का मालिक एक बूढ़ा आदमी था। उसका नाम टेकचंद था। टेकचंद के भी आगे पीछे कोई नहीं था। सचिन टेकचंद के पास गया और उससे काम मांगा। अरे, तू इतनी सी उम्र में काम क्यों करना चाहता है?
मैं अपनी बहन को पढ़ाना चाहता हूँ। क्यों, तो खुद नहीं पढ़ना चाहता? चाहता तो हूँ, मगर पढ़ाई लिखाई इस भेजे में घुसती नहीं है। कोई काम दे दो ना सेठ। सेठ को सचिन ईमानदार लगा, उसने उसे काम पर रख लिया। अब सचिन दिन भर काम करता और उसकी बहन सेठ के साथ खेलती थी। इस तरह महीना भर गुजर गया। जिस दिन सचिन को पहली पगार मिली वो बहुत खुश हुआ। सेठ जी, मुझे कल की छुट्टी चाहिए, मुझे अपनी बहन का एडमिशन करवाने जाना है। उसे छुट्टी मिल गई। अगले दिन सचिन अपनी बहन के साथ होटल आया। अरे, इसे तो स्कूल में होना चाहिए, इसे यहाँ क्यों लाया है? इसका दाखिला नहीं हुआ सेठ जी। क्यों? हमारे माँ बाप नहीं है ना, बिना माँ या पिता के साइन के इसका दाखिला नहीं हुआ। अरे, एक साइन नहीं हुआ तो क्या इसकी पढ़ाई रुक जाएगी? चल, मैं चलता हूँ स्कूल, मैं बनूंगा तुम्हारा गार्जियन, देखते हैं दाखिला कैसे नहीं मिलता। फिर सेठ टेकचंद ने उनका गार्जियन बनकर सचिन की बहन का दाखिला करवाया। फॉर्म में सचिन ने अपनी बहन का नाम स्वाति लिखवाया। ये नाम सचिन ने ही उसे दिया था। वक्त का पहिया घूमता रहा। सचिन और स्वाति धीरे धीरे बड़े होने लगे। स्वाति पढ़ाई में काफी होशियार थी। एक एक कर सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए उसने 12वीं में पूरे जिले में टॉप किया। फिर अपनी काबिलियत के दम पर स्वाति का दाखिला शहर के मेडिकल कॉलेज में हो गया। सचिन की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। सचिन सबसे कहता था, मैं तो कुछ न बन पाया, मगर अब मेरी ये बहन डॉक्टर जरूर बनेगी। उधर टेकचंद की तबीयत खराब रहने लगी थी। वो अब होटल कम ही आता था। उसने अब सचिन को होटल का मैनेजर बना दिया था। उसे सचिन पर अपने बेटे की तरह भरोसा था। एक दिन, सचिन बेटा, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मुझे हमेशा ये डर लगा रहता था कि मेरे मरने के बाद इस शरीर को आग कौन देगा। भगवान ने तुझे भेजकर वो कमी पूरी कर दी है बेटा। मेरा बेटा है तू। आज से मैं ये होटल और घर तेरे नाम करता हूँ। आज से इनका मालिक तू है बेटा। बस एक वादा करना, मैं जिधर भी मरूं मेरी चिता को तू ही आग लगाना। सचिन की आंख भर आई और गला भर आ गया। वो कुछ बोल नहीं सका। तकदीर भी कितनी अजीब होती है। जब नहीं था तो कोई नहीं था, अब मिले तो बहन और पिता दोनों मिल गए। इस घटना के कुछ दिनों के बाद टेकचंद का देहांत हो गया। टेकचंद का अंतिम संस्कार करने के बाद सचिन ने होटल का धंधा संभाला। उसने देखा कि छोटा होटल होने के कारण यहाँ ज्यादा लोग नहीं आते, इसलिए उसने बैंक से लोन लेकर पहले होटल को सजाया संवारा। उसने होटल की काया ही पलट दी। अब वो कोई छोटा मोटा होटल नहीं रहा, बल्कि शहर का जाना माना रेस्तरां बन गया। इसके बाद तो सचिन सफलता की सीढ़ियां चढ़ता गया और फिर कुछ ही सालों में उसने टेकचंद होटल एंड रेस्टोरेंट्स के नाम से शहर और आसपास कई सारे होटल्स की चेन खड़ी कर शहर का जाना माना रईस बन गया। किसने सोचा था कि अनाथालय से भागने वाला वो 2 हाथ का छोकरा सारे शहर पर राज करेगा। उधर स्वाति की मेडिकल की पढ़ाई भी पूरी हो गई और उसने अपने पूरे बैच में टॉप किया था। उस दिन स्वाति को इनाम मिलना था। सारा हॉल लोगों से भरा हुआ था। कॉलेज के डीन ने स्वाति को सम्मानित किया। आज मुझे मिले इस इनाम की हकदार सिर्फ मैं नहीं, बल्कि मेरे भैया सचिन भी हैं। अगर उस दिन भैया मुझे स्टेशन से नहीं उठाते तो ना जाने आज मैं कहाँ होती। फिर स्वाति लोगों को अपनी सारी कहानी सुनाती है और अंत में कहती है, अगर भैया चाहते तो मुझे वहीं अनाथालय जाने के लिए छोड़ सकते थे, मगर नहीं, उन्होंने मेरा हाथ थामे रखा। सारी जिंदगी तकलीफों का सामना करते रहे, मगर मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। भगवान हर जगह नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने मेरे सचिन भैया जैसे फरिश्तों को बनाया जो उनकी कमी को पूरा कर सके। बस इसके आगे मुझे और कुछ नहीं कहना है। सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोगों की भीड़ में बैठे सचिन का सर गर्व से और ऊंचा हो गया।